आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों क्या, फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि हमने कांटेक्ट फोर्स में किस किस टाइप के फोर्स पढ़ लिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ लिया, टेंशन फोर्स पढ़ लिया, टेंशन में भी पुल्ली ट्रांसमिशन वाले फोर्स भी पढ़ लिए अपन। तो आज अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो तुम मुझे पहले बताओ फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे बच्चों ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं रखेंगे। बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। जैसे एग्जांपल है ना, ये क्या बनाई मैंने, एक सड़क। सड़क के ऊपर क्या बना रहा हूँ बच्चों, में एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को धक्का दिया जाए तो क्या इस ऑब्जेक्ट को कोई रोकेगा क्या? चेक करते देखना। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? तो जूम करके देखा तो पता चला कि ऑब्जेक्ट की सरफेस और सड़क सड़क की जो सरफेस है, इन दोनों में इरेगुलरिटीज है, दिख रहा है क्या? और वो इरेगुलरिटीज आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो चुकी है, मैश हो चुकी है। मैश मतलब मिक्स हो चुकी है, इंटरलॉक हो चुकी है। इसकी वजह से ये दोनों आपस में बॉन्ड बना चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलॉक होने की वजह से टूटना नहीं चाहते। उस इंटरलॉक की वजह से क्या होगा कि ये सरफेस, इस सरफेस ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस से मूव नहीं कर पाएगा। दिख रहा है तुम्हें ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, इंटरलॉक हो जाता है। जूम करके देखते हैं तो सेम ऐसा का ऐसा ही कंसेप्ट जो है, कहाँ गया, कहीं तो होगा। समझ रहे हो बच्चों कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एम मास का ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर, सरफेस में इंटरलॉक हो जाता है। उसी इंटरलॉक होने की वजह से अधेसिवनेस आती है, ग्रूविंग बन जाती है। ग्रूविंग मतलब गड्ढे खड्डे आपस में मिक्स हो जाते हैं और इस वजह से ये मोशन नहीं कर पाता। तो कोज ऑफ अपोज दी मोशन, क्या हुआ इसका मतलब, जो मोशन को अपोज करने का कारण बने, कोज ऑफ अपोज दी मोशन, उसी कारण को क्या बोला जाता है बच्चों, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक नेचर है। कंडीशन अप्लाई, सॉलिड और सॉलिड में ही काम करेगा ये। दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए। अगर यही फोर्स सॉलिड और किस में आए, लिक्विड, या फिर किस में आए, लिक्विड टू लिक्विड, या फिर किस में आए, फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों आ सकते हैं बच्चों, गैस भी आ सकता है और लिक्विड भी आ सकता है। समझ गए क्या? तो इस केस के अंदर जो फ्रिक्शन होता है ना, उसका नाम चेंज हो जाता है। फ्रिक्शन की जगह क्या आ जाता है, हाँ याद आ रहा है, विस्कोसिटी। ये अपने यूनिट एंड डायमेंशन में कंसिडर किया था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, सॉलिड और सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले जो अपोज, मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के लिए कुछ अच्छी बात और बताऊं बच्चों, ये हमेशा एक्सीलरेशन के कैसे काम करेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उसके ऑपोजिट काम करेगा हमेशा की तरह। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस अपन, थोड़ा थोड़ा बेसिक लेते हुए। मैंने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों, फ्रिक्शन। जब भी अपन फ्रिक्शन की बात कर, जब भी कोई फिजिक्स में नया टॉपिक पढ़ते हैं तो 5 चीजें पढ़ेंगे उसकी। पहली, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, सॉलिड एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट आर अपोजिंग द मोशन। समझ गए? द फेनोमेनन नोन एज फ्रिक्शन। अगर सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट आपस में मोशन को अपोज करने का एक कारण बन जाए, उसी फेनोमेनन को क्या बोला जाता है बच्चों, फ्रिक्शन बोला जाता है। थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं अपन केसेस पे। सबसे पहली चीज मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, इसका फोर्स का
फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो फॉर्मूला बनाने के लिए देखना बच्चों, फ्रिक्शन डिपेंड किस किस पे करता है ये मुझे देखना है। जैसे एग्जांपल, ये मैंने बनाई एक सरफेस, दिख रही है सबको, है ना? ये सरफेस बनाई, सरफेस पे क्या रखा मैंने, एक ऑब्जेक्ट, दिख रहा है कि ये भी सबको? मास कितना है इसका, इस पर फोर्स लगाया F, तो इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन तो रोकेगा, लेकिन फ्रिक्शन रोकेगा कैसे? जब सरफेस कांटेक्ट में आएगी। सरफेस कांटेक्ट में लाने के लिए कौन काम कर रहा है इसको बताओ? मास नहीं, ग्रेविटी नहीं, मास और ग्रेविटी दोनों, जिसे क्या बोलते हैं, वेट, समझ गए? मास और ग्रेविटी इंडिविजुअल नहीं, दोनों एक साथ, जिस वजह से कांटेक्ट जमीन पे बनाए रखते हैं, और जितना ये जमीन के साथ कांटेक्ट बनाएंगे उतना अपन को पता है क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यही काम करेगा क्या? तो ये फ्रिक्शन फोर्स किस किस पे डिपेंड हो सकता है बताओ? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे होना चाहिए, या वेट पे होना चाहिए, या अप्लाइड फोर्स पे होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है इन तीनों में से क्या सही है? वेट पे होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन पे होना चाहिए, या अप्लाइड फोर्स पे होना चाहिए फ्रिक्शन? तो सवाल यहां से पैदा होता है कि क्या फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है? कि पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लो किसी बॉडी पर फोर्स ही ना लगाया जाए तो उस समय फ्रिक्शन नहीं लगता क्या ऑब्जेक्ट पे? क्या ठहरी हुई वस्तु पे कोई फ्रिक्शन लग सकता है क्या? तुम खड़े खड़े फ्रिक्शन का यूज करते हो क्या? एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल मस्त चिकनी टाइल्स या मार्बल वाला एक फर्श है हमारे पास, जिस पर तेल घिरा हुआ बहुत सारा, और तुम्हारे भी पैर चिकने हो चुके हैं तेल की वजह से, और तुम उस सरफेस पे खड़े हो, क्या लगता है तुम खड़े रह पाओगे? थोड़ा सा भी इधर हुए ना मजा आ जाएगा, तुम कहीं का ऑपरेशन कहीं करवाना पड़ जाएगा, शायद इसमें तुम्हारे 32 से दांत 28 भी हो सकते हैं। तो बताओ तुम्हें खड़े रहने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है क्या? एक एग्जाम्पल, मैं केदारनाथ गया था लास्ट ईयर, तो मुझे बोला गया कि ट्रैकिंग शू लेके आना। कौन सा शू? क्यों मंगवाया होगा बताओ ट्रैकिंग शू? अच्छा, मुझसे कौन मंगवाएगा, मैं खुद गूगल करके गया कि क्या क्या बैक पैक करना चाहिए, तो उसमें सबसे मैंडेटरी चीज लिखी हुई थी क्या बच्चों, ट्रैकिंग शू मैंडेटरी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां का मौसम है ना, विद इन 10 मिनट 5 मिनट चेंज होता है, बारिश बहुत तेज आ सकती है, बर्फ भी गिर सकती है, कभी भी सूखा पड़ सकता है, धूप आ सकती है। तो उस समय जो रोड है ना वो इतने अच्छे नहीं बने हुए, वहां आपकी ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम्हारे पैर फिसले नहीं, मतलब वहां पर फ्रिक्शन का आना जाना लगा रहता है। तो तुम्हारे शू जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे तुम गिरने से या स्लाइड होने से बचोगे। तो ट्रैकिंग शू आते अलग से, जो पहाड़ों पे चढ़ने के काम आते हैं रियलिटी में। तो मैं ट्रैकिंग शू लेके गया, किस्मत कितनी अच्छी थी कि मैं ट्रैकिंग शू से भी फिसल गया। कैसे फिसला? शॉर्टकट लेने के चक्कर में। केदारनाथ में क्या है कि हर पहाड़ों में ना शॉर्टकट शॉर्टकट ज्यादा है, हर कोई पैदल चल के इतना दूर कौन जाए, तो पहाड़ से नीचे उतर के शॉर्टकट लिया जा सकता है। इसके लिए आपके आर्म्स मजबूत होने चाहिए और झांगे मजबूत होनी चाहिए आपकी थाइस, ताकि कूदना पड़े और चलना पड़े बहुत तेज, तो लटकना पड़े, तो वहां पर तुम्हारी फिटनेस का यूज में ले सको। किस्मत अच्छी थी, मैं थोड़ा थोड़ा उस समय एक्सरसाइज करता था, मैंने कहा चलो मैं निकल लूंगा। तो मेरा एक पैर फिसल गया, फिसल गया, मैं जिस बैग को लटका के जा रहा था, किस्मत अच्छी थी कि किसी पेड़ से वो बैग का एक हैंडल जो है वो फंस गया, बस इसलिए मैं लटका हुआ ही रह गया। फिर मेरे हाथों में थोड़ी शक्तियाँ थी, इसलिए मैंने पेड़ की टहनी को पकड़ा और ऊपर अपने आप को बैठ गए, थोड़ा पानी निकाला, बोतल से पानी पिया, फिर मैंने मेरे शूज़ का प्रॉपर तरीके से यूज़ लिया। फिर मैंने ना ज़्यादातर हाथों का इस्तेमाल नहीं किया चलने के लिए। हाथों का इस्तेमाल कैसे कि पत्थरों पर हाथ रख रख के उछल के जाना, ऐसे करना। तो मैंने पैरों का इस्तेमाल करा, क्योंकि उसमें मेरे हाथ धोखा दे सकते लेकिन मेरे ट्रैकिंग शू धोखा नहीं दे सकते। तुम पता है मैं आधा पहाड़ नीचे आ गया था फिसलते फिसलते, और मैं अकेला चल रहा था। मैंने कहा मेरे दोस्तों को तुम तो जाओ पैदल पैदल, मैं तो शॉर्टकट से जाऊंगा। मजा आया उनको भी, और जाए शॉर्टकट से, छुट्टी हो जाती है 12 दिन की। चलो छोड़ो। अब ट्रैकिंग शू का मतलब होता है प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाना, क्योंकि खड़े रहने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, चलने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। जरा सोचो, मैं अभी जिस सरफेस पे खड़ा हूं उसके ऊपर ग्रीन कारपेट लगा हुआ है ना बच्चों, दिख रहा है? ऐसा हो सकता है कि मैं चलूँ कारपेट पीछे जाए? ऐसा हो सकता है क्या? देखो, दिख रहा है क्या? ये ग्रीन कारपेट अपने इस जॉइंट से अलग कैसे होता है? इसके पीछे कारण भी तो यही है। जब हम रेगुलर चलते हैं ना, यहाँ पे रखा, तो ऐसे थोड़ा 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 खसक के साइड हो जाता है।
ये कितना टेढ़ा, ये कितना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा, दो पोर्शन है ना इसके, सही है क्या? फ्रिक्शन को यूज करके। अब कभी ऐसा सोचा तुमने कि तुम चल रहे हो और धरती पीछे जा रही है, तुम आगे नहीं जा रहे हो? समझ रहे हो ना, कि मैं जब चल रहा हूँ तो कारपेट पीछे जा रहा है और मैं आगे जा रहा हूँ। तो या फिर नाव वाला एग्जांपल ले लो ना, बोट से जब अपन उतरते हैं ना तो बोट पीछे जाती है, अपन तो पैर आगे रख लेते हैं, हमने सोचा चलो ठीक है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ भरत ने पढ़ा ही नहीं था। हम लास्ट ईयर उत्तराखंड गए थे ना, तो हमने ऋषिकेश में ना राफ्टिंग करने गए, रिवर राफ्टिंग है ना, 18 वेव्स की रिवर राफ्टिंग करी, मजा आ गया। मतलब पानी के अंदर से घुस के वापस बाहर निकल रहे, डूब रहे, कर रहे हैं, तो बड़ा एक्साइटमेंट था। तो हम, अब हमारा राफ्टिंग खत्म हो गई, अब हमें उतरना है ना, रबड़ वाली बोट से हमें नीचे उतरना है। भरत सर ने फिजिक्स पढ़ी नहीं रखी, उन्होंने क्या करा, एक पैर तो बोट पे और एक पैर उस सिड्डी को पकड़ने चले गए। बोट पीछे चली गई तो सिड्डी दूर हो गई, जबकि सिड्डी वही थी, बोट दूर हो गई, उनका पैर सिड्डी से पहले गिर गया। यहां से लेके यहां तक जो टैटू उन्होंने बनवाया है। ट्रिप का पहला दिन था, 8 दिन का ट्रिप था, सोचो 7 दिन उन्होंने क्या करा होगा? कुछ नहीं, बस ऐसे चल रहा है। हो गया क्या तुम सब फ्री? हम बारिश में नहा रहे हैं, हम झरने के नीचे बैठे हैं और वो यहाँ पर पट्टी बांध के ड्रेसिंग कर रहे हैं, बार बार डिटोल लगा रहे हैं। तो मैंने बोला था भरत सर को, कभी मेरी क्लास में आके बैठ जाना, तो शायद न्यूटन थर्ड लॉ आपको पता हो। कोई बात नहीं, फ्रिक्शन की बात वापस कर रहे हैं अपन। फ्रिक्शन के बारे में तुम्हें ये तो पता चल गया कि खड़े रहने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे तो निर्भर नहीं करता, अप्लाइड फोर्स लगाने से फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है किसकी, वेट की या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? बताओ अब इन दोनों में से किस पर निर्भर करेगा, वेट पे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? चलो ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ ना। मैंने क्या बनाया बच्चे, एक नत्त तल। क्या बनाया ये? नत्त तल इंक्लाइन प्लेन। एक एम मास की बॉडी, इसका वेट कहाँ है? मानते हो नहीं मानते? ये एंगल कितना है? ये भी एंगल कितना होगा? जहां एंगल बनता है, जहां नहीं बनता है फ्रिक्शन कहां लगेगा, है ना? ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब मुझे बताओ, फ्रिक्शन लगने के लिए ये वेट इसको रोकेगा या mg cos थीटा इसको रोकेगा? सोच समझ के बताना। सुनो, फ्रिक्शन तुमने अभी भी बताया है कि फ्रिक्शन लगने के लिए ना कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। इस डायग्राम से तो दिख रहा है कि कांटेक्ट केवल वेट फोर्स ही दे रहा है। क्या इस डायग्राम से दिख रहा है कि तुम्हें कांटेक्ट, ये कांटेक्ट बताओ किसकी वजह से आ रहा? मेन mg cos थीटा की वजह से आ रहा है, ना कि mg की वजह से। तो बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वेट पे डिपेंड कर रहा है या mg cos थीटा पे? और mg cos थीटा ही क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हाँ या ना? तो क्या हम अब हमारे आंसर पर आ जाए? फ्रिक्शन फोर्स, इसे कहते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। मुझे लगता है मेरी सारी बातें हजम हो चुकी होगी बच्चों। वेट पे निर्भर कर रहा है, सही बात है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर एन ही किसके बराबर है? लेकिन हर केस में एन डब्ल्यू के बराबर नहीं होता है बच्चों, पता है तुम्हें? हर केस में एन डब्ल्यू के बराबर नहीं होता है। तो क्या मेरा लॉ ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया कि अप्लाइड फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बोलो समझ में आ गई इतनी सी लाइन? तो इसी लाइन को अपन यूज में करेंगे यहां पर कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर एन है तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा और क्या आएगा? एक, इसे क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है बच्चों? यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया क्या? क्या कहते हैं बच्चों इसे अपन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंसी ऑफ म्यू। बताओ किस किस पे डिपेंड करेगा ये? पहली बात, सरफेस की रफनेस पे। इस पे डिपेंड करेगा बच्चों, सरफेस की रफनेस पे। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? कांटेक्ट एरिया पे, हाँ या ना? जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ही फ्रिक्शन अच्छा होगा। लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो जरूर अच्छा है। म्यू की वैल्यू चेंज होती है, जैसे डामर की सड़क का म्यू अलग होता है, सीमेंट वाली सड़क का म्यू अलग होता है, अलग अलग सड़क का अलग अलग ग्रीटिंग का म्यू अलग अलग होता है।
अलग अलग पत्थर यूज में लेते हैं, कहीं सड़क बनाने के लिए मोटे पत्थर होते हैं, कहीं सड़क बनाने के लिए छोटे पत्थर होते हैं, कहीं पर बहुत बारीक बारीक पत्थर होते हैं, कहीं की स्कूलों में तो ब्लॉक्स लगे होते हैं सीमेंट वाले, है ना, कि तुम्हारे स्कूल में सीमेंट ब्लॉक्स लगे हुए हैं, सबके अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइप का फर्श बना हुआ बच्चों। हमारे स्कूल में 5th क्लास तक हम जैसे स्कूल में थे ना, तो उसमें कोटा स्टोन के पत्थर लगे हुए थे, बिल्कुल घसे हुए। तो हम उस पर चलते नहीं थे, स्लाइड करते थे, थोड़ा भागा फिर चल रहे हैं। तो जो कोई इंटरवल में या रिसेस में कोई खड़ा दिख जाता था ना, तो समझ गए अब क्या हो रहा है उसके साथ, वो बेंच पकड़ के चलता था, कोई भी कभी भी स्लाइड करके उसको गिरा सकता था। अच्छा किसके कहाँ लग रही क्या लग रही कोई लेना देना नहीं है, बस स्लाइड मार रहे सबके सब। तो हर कोई ना ऐसे बेंच पकड़ के ही चलता था, स्लाइड पड़े तो पड़े लेकिन हमारे कहीं और ना पड़े। चलो ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में समझ में आ गया, फ्रिक्शन का नियम भी समझ में आ गया, फ्रिक्शन का लॉ भी समझ में आ गया। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ बच्चों ना, ये वाली चीज भी अपने पास क्लियर हो चुकी है, इसलिए मैं इसको गायब कर दूं भी। तो देखो जरा, हमारे पास फिलहाल वही चीज ले लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ऑब्जेक्ट का कलर मेरे पास ये लो, ये मास की बॉडी, ये क्या है बच्चों, सरफेस। ये क्वेश्चन फ्रिक्शन का पता कैसे चलेगा, तो मैं से एरो बना के क्या दे देंगे, म्यू दे देंगे। फ्रिक्शन लगता कहां पर है, पीछे की तरफ, नीचे क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है। बच्चों नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, मानते हो कि नहीं, दो फोर्स के बीच का रिजल्टेंट यहां से जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, इसे क्या नाम दे देता हूं मैं, तो क्या कहता हूं, एंगल बिटवीन आर एंड एन, जिसमें से आर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन किस किस के बीच में, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और एन क्या है, नॉर्मल जिसकी वजह से ही तो फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है। इन दोनों के बीच के जो एंगल होते हैं ना, इसे ही पता क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ, बोलो समझ में आया या नहीं, क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वाओ, तो मैं इसकी वैल्यू भी निकालना चाहता हूँ, ये जो अल्फा निकला ना, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये लाइन को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दो, अगर ये एफ आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ आर। ट्राइंगल देख लेना बच्चों ढंग से एक बार, ये दिख जाएगा, दिख रहा है ट्राइंगल तुम्हें ये देखो सही है, जिसमें से ये एंगल कितना है, अल्फा, इसके सामने ये फ्रिक्शन, ये एन, और ये क्या है, आर। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है, तुम पता है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जहां से एंगल बनता है वो बेस होता है। ठीक है, बताओ फ्रिक्शन फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो बताओ टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एन अपॉन में एन, एन से एन कैंसिल, तो बताओ टेन अल्फा कितना आ जाएगा, म्यू, हाँ या ना। तो क्या समझ में आया इससे, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो किसके बराबर आया, कोएफिशिएंट ऑफ किसके, फ्रिक्शन के। क्वेश्चन सुनो कैसा आ सकता है, हमें बोल दिया गया है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो 30 डिग्री कितना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो, तो आंसर कितना आएगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा 30, 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये क्या मिल गया मुझे, यूं। चल सकते बच्चों अपन आगे, ठीक है। तो मैंने अभी क्या क्या पढ़ा दिया तुम्हें बताओ, फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन के बाद फॉर्मूला भी बन गया बच्चों फ्रिक्शन का, यूनिट यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन न्यूटन होगी, डायमेंशन यूनिट भी न्यूटन हो गया, डायमेंशन 112, 112, ठीक है। 112 का मतलब होता है m1 L1 T-, और यूनिट है तो वो क्या हो जाएगी, न्यूटन, ठीक है। बहुत अच्छा, यहाँ तक भी सही है। अब बताओ हेडिंग क्या होनी चाहिए, बताओ क्या होगी हेडिंग, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बच्चों होते हैं तीन टाइप के, कितने टाइप के, तीन टाइप के। तो तीन टाइप के फ्रिक्शन को संभालने के लिए, समझाने के लिए मुझे चाहिए एक तो कार्डबोर्ड, मैं लेके आऊँ, लेके आता हूँ मैं दो।
ये मिल गया मुझे कार्डबोर्ड, अब मुझे चाहिए एक रबड़ इरेजर। अच्छा वाला है किसी के पास इरेजर बड़े साइज का? दिखाओ कितने साइज का तुम्हारे पास। नहीं, स्क्वायर, थोड़ा क्यूब या क्यूबोइडल शेप का चाहिए। हाँ ये चलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चों, दो। हम्म, ये भी ओरिजेंटल सरफेस पे स्टेशनरी है क्या? फ्रिक्शन का वास्तविक अर्थ होता है किसी भी होने वाले मोशन को रोकना। कब तक रोक सकता है किसी मोशन को वो? जब तक वो रेस्ट पे ना आ जाए। इसका मतलब रेस्ट में बनाए रखने के लिए ये भी इसके ऊपर इन दोनों सरफेस के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। तो एक तो फोर्स हो गया बच्चों फ्रिक्शन का, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मानते हो कि नहीं? किसी भी बॉडी को स्टेशनरी बनाए रखने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसे अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। धीरे धीरे मैं इसका एंगल टिल कर रहा हूँ। क्या अभी भी ये स्टेशनरी है क्या? दिख रहा है? अभी भी स्टेशनरी है, सबको दिख रहा है? स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेशनरी। एक टाइम जरूर आएगा कि किसी हॉरिजॉन्टल से बनाए हुए एंगल के साथ ये मोशन करने लग जाएगा। मुझे बताओ, इसकी जगह पर हम मान लेते हैं कि कृष्णा जो है ये लटकी हुई है, ठीक है कृष्णा, और ये जो कृष्णा है इसके पास कोई साधन नहीं किसी चीज को पकड़ने के लिए, तो फिलहाल तो कृष्णा ने अपना पोर्शन जो है ना पूरा लेट रखा है इस पर, ताकि मैं गिरूं नहीं। अब धीरे धीरे ये जो टिल हो रहा तो क्या करेंगे अपन? मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने हाथों की जो तलवे होते हैं ना बच्चों, पाम, इनको पूरा सरफेस से चिपका के, और दोनों पैरों की जो अंगूठे उंगली होते हैं ना उनको इस टाइप से रख देते, ताकि मेरे हाथ और पैरों की जो ग्रिपिंग है ना उस वजह से मैं घिरूं नहीं। अब फील करते पूरा। अभी तो किसी प्रकार का कोई भी ग्रिपिंग लगाने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे ग्रिप बढ़ेगी। मम्मी, थोड़ा सा ग्रिप बढ़ रहा है, ग्रिप बढ़ रहा, ग्रिप बढ़ रहा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मोशन करना चालू कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हॉरिजॉन्टल थी तब तक तो इस पे कोई ग्रिप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और जैसी हॉरिजॉन्टल से टिल हुई इसे ताकत बढ़ानी पड़ी अपनी ग्रिपिंग की। ग्रिपिंग की ताकत बढ़ाने का मतलब होता है कि उसे स्टेशनरी बनाए रखने के लिए अपने आप का स्टेशनरी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाना पड़ा। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता गया, बढ़ता 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 बढ़ता, बस हिम्मत आ जाता है एक टाइम बाद। फिर ये स्लाइड होने लग जाती है। जब ये स्लाइड होने लगेगी तब कोई फ्रिक्शन काम करेगा या नहीं? क्या लगता है? एक मूवी है बच्चों, मंजूमल बॉयज, नाम सुना है? किस किस ने देखी? मेरे को स्पेलिंग सही पता नहीं है बच्चों, बस मेरे को मूवी जरूर याद है। मंजूमल बॉयज किसने देखी? तुमने देखी बेटा? इस मूवी में ये है कि बहुत सारे दोस्तों का एक ग्रुप होता है, तो वो सब है ना ट्रिप पे जाने की सोचते हैं। तो वो किसी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ट्रिप पर, और वहां पर उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, और गुफाओं के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े खंडर है, जहाँ पर जाएंगे अपन थोड़ा सा चिल मारेंगे, मस्ती करेंगे। तो सारे दोस्त चले जाते चले जाते चले जाते हैं, और अंदर जाए जाते हैं, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एरिया होता है ना वहां से भी कूद काद के अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाने के बाद सारे दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई किसी पक्षी को छेड़ रहा है। बहुत इंजॉय चल रहा था, है ना? बिल्कुल नॉर्मल जैसी मूवी होती है ना, बोरियत वाली, वैसा लग रहा था। उसी समय ऑन द स्पॉट उनका एक क्रू मेंबर जो होता है, उनके टीम का जो, उनके दोस्त का जो मेंबर होता है उस ग्रुप के अंदर से, वो किसी एक बहुत झाड़ लगा होता है पेड़ पत्तों का, उस पत्ते पे पैर रखता है और वो सीधा नीचे चला जाता है। अनंत लंबाई की कोई खाई होती है उसके अंदर नीचे चला जाता है। कोई डिसाइड नहीं कि वो कहां पर जाके गिरा है। अब जब वो नीचे गिरा तो वो यहां से नीचे गिरा। अब एक्चुअली पत्थर सारे कैसे थे कुछ समझ में आ रहा है? पहाड़ अंदर से ऐसे थे, समझ गए क्या? तो वो यहां गिरा, फिर यहां गिरा, फिर यहां गिरा, फिर टिप्पा खा खा के गिर रहा वो। सच में हर पॉइंट पर उसको बाउंस मिला। बाउंस करने के बाद वो यहां गिरा, सर पे लग रही, कहां लग रही, क्या लग रही है। एक टाइम ऐसा जरूर आया, लगभग मुझे याद नहीं है, शायद 350 से 400 फीट नीचे चला गया वो।
और वो एक ऐसी जगह पर आके गिर गया। अब यहाँ पर पता है क्या, कचरा पड़ा हुआ था बहुत सारा। उस कचरे के चक्कर में जब गिरा ना, तो यहाँ पर आके क्या हो गया, वो अटक गया बस। कपड़े वपड़े सब पड़ गए, बस वो वहां पर जाके अटक गया। कचरा पड़ा हुआ था, पेड़ पौधे पत्ते जो होते हैं ना, उसका कचरा पड़ा हुआ था। इसका जो एंगल था ना पत्थर का, और उसमें जो कचरा पड़ा था, उसमें एक था बच्चों, कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको बनाए रखने के लिए काम था। अब भैया ये गिर गया, इसके दोस्त चिल्ला रहे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसकी कोई आवाज नहीं आ रही, क्योंकि इतना नीचे गिरेगा तो ये बचेगा थोड़ी नहीं। तो सारे दोस्त है ना, जाते हैं फायर ब्रिगेड को बुला के लाते हैं, पुलिस वाले के पास जाते हैं, पिए हुए होते हैं, तो पुलिस वाले उनको बंद कर लेते हैं कि तुम्हें वहां जाने के लिए किसने बोला। फिर पुलिस फिर भी चलो आ जाती है, उनकी बात मान के रोना धोना चालू करते हैं। तो फिर वो पुलिस आती है, फिर वो पता चलता है कि वहां का जो केयर टेकर है ना, वो खुद कहता है कि पुराने जमाने में जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे ना, तो ये अंग्रेज ने इसकी खोज करी है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज का जो पुत्र था वो गिर गया था। अंग्रेजों के जो राजा होते थे ना, उस राजा का किसी बड़े सार्जेंट का बच्चा उसमें गिर गया था। तो उसने ना इनाम रखा बहुत बड़ा, कि तुम्हें इतना सोना देंगे, इतना अमीर बना देंगे, अगर कोई मेरे बच्चे को उठा के ले आएगा, नीचे से निकाल के ले आएगा। कोई भी, हर कोई गया लेकिन वापस नहीं आ पाया, वहीं के वहीं सब मरते गए। तो उस जगह का नाम रख दिया कि यहाँ से वापस कोई वापस आ नहीं सकता, एक बार जो चला गया वो चला गया। तो वो सारे दोस्त डर जाते हैं कि हमारा दोस्त तो भैया निकल गया, घर पे क्या जवाब देंगे। तो वो दोस्त वहां से हिलते ही नहीं है। फिर भी फायर ब्रिगेड आती, बड़ा सा रस्सा लेके, रस्से से ना फायर ब्रिगेड वाले में से किसी को बोलते कि तुम नीचे जाओ टॉर्च लेके। तो उनको डर लगता है कि इतिहास हमारे सामने है, कि हम अंदर जाएंगे तो क्या हो। तो जो दोस्त होते हैं ना, उनमें से एक रेडी हो जाता है कि नहीं यार, घर पे ऐसा मुंह लेके तो जाएंगे नहीं, इसकी मम्मी ने मेरे वजह से भेजा है, तो मैं ही चला जाता हूँ नीचे। तो सारे दोस्त रेडी हो जाते हैं कि हाँ चलो इसको जाने दो नीचे। और पुलिस कर्मी भी रेडी हो जाता है कि हाँ हमें तो डर लग रहा, तू ही जा। वो जा रहा होता 120 फुट की रस्सी खत्म, 200 फुट की रस्सी खत्म, 300 फुट की रस्सी खत्म, रस्सी जोड़े जा रहे हैं, और वो नीचे जा रहे हैं। अच्छा, वो नीचे गया, उससे पहले क्या हुआ, बारिश हो गई थी। बारिश का पानी जब अंदर जाता ना, तो उसके मुंह पे पानी गिरा। कहाँ गया वो, गिरा। इसके मुंह पे जब पानी गिरा ना, तब लोगों को पता चला, उनके दोस्तों को, क्योंकि पानी गिरते वो सिर्फ कुछ नहीं कर पा रहा था, वो सिर्फ रो रहा था, चिल्ला रहा था। उससे थोड़ी थोड़ी आवाज आई बाहर बस, और सबको ये विश्वास हो गया कि ये जिंदा है अभी भी, इसको बचाया जा सकता है। दोस्त अंदर गया और उसको ऊपर उठा के लेके आ गया। किस्मत देखो क्या थी, जब वो वहां तक पहुंचा ना, तब तक यहाँ पर सब कुछ गीला होके नीचे स्लाइड होना चालू हो चुका था। पानी गिरने लग गया था, झरने अंदर झरना बन गया था छोटा सा, बाहर का पानी सब अंदर। तो सारे दोस्तों ने ना उस खड्डे के आसपास लेट गए ताकि पानी अंदर ना घुसे। लेट गए और इकट्ठा कर रहे, कपड़े बांध दिए ताकि पानी अंदर ना जाए, लेकिन धीरे धीरे पानी जाते हुए इसको स्लाइड कर रहा था। अगर उस समय नहीं पहुंचता तो ये जल्दी स्लाइड हो गया, फिर तो वो आखिरी पॉइंट होता उसका। तो इसमें क्या इसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं बचाया गया एक तरीके से। और अगर बात करते कि वो किसी फ्लैट सरफेस पे जाके गिरता, तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन इतना भी नहीं है जितना इसके एंगल पे था बच्चों। दिख रहा है क्या, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है या यहाँ ज्यादा, क्या लगता है, सरफेस पे ज्यादा होता है हॉरिजॉन्टल पे या टेढ़ी सरफेस पे। टेढ़ी सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे बढ़ता है ना बेटा, तेरे को भी पता चला होगा अभी, है कृष्णा, जब तू नीचे स्लाइड करी होगी तो तुझे पता चल गया होगा। मेरे को मूवी का नाम याद नहीं, लेकिन मैंने देखा हॉलीवुड की मूवी थी जिसमें किसी खंडर में ना कोई लड़की गिर जाती और वो आवाज भी नहीं लगा पाती, और वो किसी ऐसे सरफेस पे होती है 45 डिग्री एंगल पर, तो बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर जाके फंस जाती है, और वो नीचे स्लाइड हो रही है। तो उसने सबसे पहले निकाले अपने जूते और ग्लव्स उतार दिए, और सरफेस को पकड़ लिया बस स्लाइड होने से बचाने के लिए। फिर उसने अपने हाथ, बहुत स्मूथ हो रखे थे, उसको थोड़ा खुदूर दिए उसने, थोड़ी रफनेस लेके आ गई हाथ पे, अपनी सेफ्टी पिन से चीरे लगा के फिर उसने उसको यूज करा। खून चिपकता है, उसका यूज में लिया उसने, ताकि मैं गिरूं नहीं नीचे, नहीं ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। आज सुबह मेरे साथ एक घटना हुई, मैं गाड़ी लेके जा रहा था स्कूल, और मेरा एक्सीलरेटर वायर टूट गया। रहे हाँ यार, मैंने ठीक ही नहीं करवाया अभी तक। मेरे को अभी क्लास खत्म हो जाए ना, तो मुझे याद दिलाना, फोन करना है ना, इलेक्ट्रिक वो एक्सीलेटर वायर से ही करवाना, जिससे अपन एक्सेलरेशन देते हैं ना, वो वायर ही टूट गया। अब जहाँ से एक्सेलरेशन जाता है ना, नीचे एक लीवर होता है, उस लीवर से वो वायर है ना ऊपर नीचे होता है। तो मैंने क्या करा, वो वायर है ना वहीं से पकड़ लिया, उसको ऊपर करा, तो गाड़ी चल रही थी। अब मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ पता तुम्हें, बैठ गया नीचे, गाड़ी स्टार्ट करी इसको नहीं इसी हाथ से, क्योंकि एक्सीलेटर तो चल नहीं रहा, अब क्लच कैसे दबाऊंगा मैं। तो एक बार मैंने गाड़ी ढलान पे ले जाके छोड़ दी, फिर मैंने घेर में गाड़ी चालू करी, फिर मैं उस अंगुली से ना जैसे धीरे धीरे उसको रेस दे रहा हूँ,
एक्सेलरेशन नीचे से चला रहा हूँ उसको मैं, गाड़ी चले जा रही चले जा रही चले जा रही, मेरे ये वाला हाथ है ना, ये वाला, इतना खून जम गया इसमें, इतना खून जम गया, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं तो जा रहा था। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, रास्ते में स्कूल पहुंचा, क्लास व्लास खत्म करी, फिर मैंने एक रस्सी ली, रस्सी से टाइट बांध दिया, प्लास्टिक कैंसिल करके, फिर एक हाथ से रस्सी यहाँ पे पकड़ ली, तो गाड़ी कैसे चल रही, यहाँ से क्लच पकड़ रखा है। अभी तुम जाओगे ना नीचे मेरी बाइक के पास खड़े हो ना, तो तुम्हें एक रस्सी लपेटी भी दिखेगी बच्चों, और वो रस्सी को तुम खींचोगे ना, खींचना में ज़्यादा तेज है ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो एक्सेलरेटर वायर से टच है और उसको ऊपर कर रहे हैं ना, तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अगर मुझे उसके बारे में पता नहीं होता तो क्या होता, तो छुट्टी हो जाती है आज, मैं गाड़ी वहीं छोड़ के बोल देता मेरे को लेने आओ सब जन, तो कोई ना कोई आ ही जाता लेने। चलो ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया। एक टाइम ऐसा हुआ जब ये कृष्णा गिर गया, उसे बोलते हैं बच्चों क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स नहीं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो वो था, लेकिन वो मैक्सिमम हो गया, इसलिए इसका नाम एक और रख देते बच्चों, क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। को समझ में आ गया, अभी इसको बचा लो तो ना। ओके, तीसरे नंबर पे आता है बच्चों, अब चलना चालू हो चुकी है कृष्णा। क्या चलते हुए कृष्णा अपने आप को नहीं बचाएगी, बचाएगी। उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स। कुछ समझ में आ गया। और डायनामिक को एक और नाम बोल सकते बच्चों, क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब इन सबको ढंग से देखो तो बताओ, सबसे छोटा फ्रिक्शन कौन सा, सबसे कम वाला, जिसमें कोई कम मदद, कोई मशक्कत ना करनी पड़े और बस फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा, सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स, खड़े रहते समय या लिमिटिंग के समय या फिर डायनेमिक के समय। तो चलो देखते हैं ना। पहले मैं यहाँ के बता देता हूँ, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा ना, उसे बोलेंगे म्यू एस, इसमें बोलेंगे म्यू एल, और इसे बोलेंगे म्यू के। इसे अपन क्या बोलेंगे, मंजुमल बॉयज गए, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैटिक कोफिशिएंट। इसे क्या बोलेंगे, लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सही है। और इसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जिसमें सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो लिमिटिंग होता है। कौन सा बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन है, स्टैटिक। सबसे छोटा कौन है, काइनेटिक। क्योंकि काइनेटिक के अंदर बॉडी मोशन में, फ्रिक्शन का काम होता है बॉडी चले ही ना, और काइनेटिक के अंदर तो बॉडी चल रही है, इसका मतलब ये सबसे कम फ्रिक्शन है इसके अंदर। अब बात आती है स्टैटिक और लिमिटिंग में। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही क्या बोल दिया मैंने, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसीलिए सबसे लंबा सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सा है, लिमिटिंग। फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू एल एन, इसको क्या बोल सकता हूँ, म्यू एस एन, और इसे क्या बोल सकता हूँ, म्यू के एन। एन एन सबका कट गया, तो बताओ लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, कम होता है, फिर उससे काइनेटिक वाला। इसका मतलब कोई सड़क जो होती है ना, उस सड़क के 3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकते हैं, लिमिटिंग, स्टैटिक और काइनेटिक। एक तो उस सड़क पे खड़े रहने के लिए, दूसरा उस सड़क पे मोशन से होने से बचाने के लिए मैक्सिमम वाला, और एक जब चल रहा है तब अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिहेव करता है उसका। एक ही सरफेस के 3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकते हैं बच्चों। चलते समय अलग काम करेगा और खड़े रहते समय अलग काम करेगा। बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि अधिकतर में म्यूएल और म्यू के क्या ले लेते हैं बच्चों, सब जने सेम ही ले लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, गिवन होता है तब। और जब अलग अलग दे रखा हो तब अलग अलग उठाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है अभी तक मैंने, अभी भी अपन रॉकेट साइंस में नहीं गए। क्या क्या पढ़ा बच्चों अपन अभी तक, फ्रिक्शन क्या होता पता चल गया, फ्रिक्शन के अंदर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये भी पता चल गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। फिर ये क्या पता चला, मंजुमल वॉइस में वो बचा कैसे। फिर उसके साथ क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में भी टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ लिया। क्या अपन ने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें एक्सेलरेशन निकाला था, पुश पुल टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा होमवर्क सुनोगे बच्चों आज। होमवर्क क्या है, वो ये है कि हमारे पास मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, 1 2 3 4 5 6।
कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें इनको देखते हुए। 1 2 3 4 5 6 सॉरी, आ जाओ एक बार और आखिरी। ठीक है, सबका मास क्या मान लेता हूं, एम 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 एम। कहते हैं कि इस पर फोर्स लगाया कितना, एफ। इस पर फोर्स लगाया कितना, एफ, जब एंगल कितना था, थीटा। इस पर फोर्स लगाया तो पी, और एक कैसा लगाया बच्चों, क्यू, इसमें एंगल कितना, थीटा। एक फोर्स लगाया बच्चों पी इधर, एक फोर्स लगाया बच्चों क्यू इधर, इसमें एंगल कितना, थीटा। इसमें एक फोर्स लगाया पी इधर, एक फोर्स लगाया क्यू इधर, जिसमें एंगल यहां थीटा है और यहां पर भी थीटा है। एक फोर्स लगाया पी इधर, एक फोर्स लगाया क्यू इधर, जिसमें एंगल ये अल्फा, और एक फोर्स लगाया आर इधर, जिसमें ये एंगल है बीटा। सबका एक्सेलरेशन तुम्हें पता है बच्चों, अच्छे से सबका, सबका निकाल सकते हो तुम आसानी से। लेकिन कंडीशन अप्लाई, अब ये क्वेश्चन कैसा बन चुका है बताओ। तुम्हें क्वेश्चन में से नीचे से म्यू लगा के दे देंगे, इसका मतलब क्या है कि सड़क में फ्रिक्शन है, क्या है बच्चों। इसीलिए उसी फ्रिक्शन के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम सबका अलग अलग बनेगा। क्या काम करेगा इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स, इधर भी क्या काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, इधर भी क्या काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, इधर भी क्या काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ये भी क्या काम करेगा। इनमें से कोई एक चीज, ये चारों 6 के 6 होमवर्क दिए बच्चों ने, उसमें एक मैं करवा रहा हूँ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रेडी सब जन, देखते जाओ। वही मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के साथ क्या करा बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। इसका मास कितना है हमारे पास, m। मैंने इस पर फोर्स अप्लाई करा बच्चों, कैसा, ऐसा। नीचे क्या लगा, mg। यहां पर कौन है, म्यू। पीछे क्या है, फ्रिक्शन। ऊपर कौन है, अच्छा अभी तक जितने भी फोर्स हमने पढ़े वो तो तुम्हें शो करने पड़ेंगे। एक नई चीज और आ गई, क्या, बस ढंग से देखना। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, वैसे बनाने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी बना देता हूं। आगे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ, और इधर फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन कहां जा रहा है, तो इक्वेशन लगाओ, एफ बराबर एफ माइनस फ्रिक्शन बराबर में एम है, इक्वेशन नंबर। क्या मेरा आंसर आ चुका है, नहीं। तुम्हें यहां पर किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, फ्रिक्शन की। रखे बच्चों, फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, म्यू एन। म्यू एन की वैल्यू कितनी है, एन बराबर एम जी। हो गया काम, एफ माइनस म्यू एम जी बराबर एम ए। अब एम का डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एफ म्यू एम जी अपॉन में एम इज इक्वल टू ए। सारे के सारी चीजें रिपीट करूंगा, जितने भी क्वेश्चन अपन ने करे फ्रिक्शन के अंदर, एनएलएम के अंदर, सब के सब रिपीट हो जाएंगे। बस उन सब में क्या जुड़ जाएगा, फ्रिक्शन। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, सही है क्या, ये मास की बॉडी है, नीचे कितना लग रहा है, W इज इक्वल टू, और फ्रिक्शन का क्वेश्चन है तो ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। हो गया काम, नीचे कौन सा फोर्स लेके जा रहा है, और इधर कौन है, तो इसे पता है क्या बोला जाता है बच्चों। देखिए आज मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान दिया है, कल हम पढ़ेंगे रॉकेट साइंस। तो बच्चों में तुम्हें इतने दिन से रुका हुआ था कि तुम सारे क्वेश्चन वो करके रखना, उसके पीछे का कारण है सच में वो सारे क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि कल होंगे बच्चों तुम्हारा शोषण। मैं रेंडमली कभी भी किसी से भी पूछ लूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसका कितना आ रहा है, इसकी टेंशन कितनी आ रही, इसमें ये कैसे बनेगा, इसमें ये कैसे कंपोनेंट होगा, हर कोई जवाब देगा। नहीं दे पाए तुम जवाब तो कल मैं शूट रोक दूंगा और शूटिंग करूंगा। ठीक है, कृष्णा, अल्तमाश, भव्या, भव्या के दोस्त, भव्या की सहेली, चलो ठीक है, बाय बाय, आज के लिए काफी।